मामू का भांजी के साथ ज़बरदस्ती ज़िना, सबक आमोज कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरा नाम मारिया है। मैं 3 भाइयों की अकलौती बहन हूँ। एक भाई मुझसे बड़ा है और 2 भाई मुझसे छोटे हैं। जब से होश संभाला, घर में गुर्बत और माँ बाप की लड़ाई ही देखी। इस लड़ाई की वजह से मेरा बड़ा भाई मामू के पास भेज दिया गया। लड़ाई की सबसे बड़ी वजह अब्बू की बदजुबानी और कोई काम ना करना थी। अम्मी सारा दिन सिलाई मशीन पर मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलाई करके हमारे लिए रोटी का बंदोबस्त करती थी। अम्मी अब्बू की रोज़ रोज़ की लड़ाई की वजह से मैं सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ सकी थी। मुझसे छोटा भाई अभी 4 साल स्कूल गया था। बड़ी मुश्किल से 4वीं तक पढ़ सका था। उसके बाद उसने कहा मैंने मैकेनिक का काम सीखना है। सबसे छोटा भाई जिसकी उम्र 7 साल है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। वक्त का काम है गुजरना, लिहाजा वो गुजरता गया। देखते ही देखते मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। सियाने लोग कहते हैं जवानी मस्तानी होती है, मगर मैं कहती हूँ लोग गलत कहते हैं। मेरी अम्मी का एक कज़न जो दुबई में जॉब करता था, उसका नाम माजिद था। प्यार से उसे माजू कहते थे और मैं भी उसे माजू मामू कहती थी। अम्मी अबू की लड़ाई की वजह से मुझे भी बद्दुआएं मिलती। अम्मी कहती थी जब से तुम पैदा हुई हो हमारे घर में बदनसीबी आई है, हमारे घर के हालात ऐसे हैं। अम्मी की सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं तन्हाई में बैठकर रोती, अल्लाह से रो रो कर दुआ करती कि या अल्लाह अम्मी अब्बू को इत्तफाक दे। गुर्बत से तो मैं पहले ही तंग हूँ, कम से कम लड़ाई तो ना हो ना। पहली बार जब मामू हमारे घर आए उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने कहा मारिया जाओ देखो कौन आया है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मामू मोटरसाइकिल लिए खड़े थे। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मामू मोटरसाइकिल लेकर अंदर आ गए। अम्मी ने मुझे कहा जाओ चाय बना कर ले आओ। मेरे अब्बू के रवैये की वजह से हमारे घर में रिश्तेदार कम ही आते थे। मामू माजू भी तकरीबन 5 साल के बाद आए थे। मैंने पूछा मामू दुबई से कब आए हैं? बोले 4 दिन हो गए हैं। फिर सोचा कि बाजी कायनात को मिलाऊं। अच्छा मामू मेरे लिए क्या लाए हैं? मामू मेरे लिए क्या लाए हैं? मैंने जल्दी से कहा तो बोले मैं आ गया हूँ, ये काम है क्या? उस वक्त उनकी ये बातें समझ में ना आती थी, मगर बाद में खुद ही पता चला। एक दिन हमारे साथ रहे, फिर चले गए। जाते वक्त मुझे 500 रुपये दे गए और हमारे घर का मोबाइल नंबर ले गए कि जाकर आप लोगों को फ़ोन करता रहूँगा। वक्त अम्मी अब्बू की लड़ाई में गुजरता गया। 2-3 माह बाद भाई आता, एक दिन मुश्किल से रहता, फिर चला जाता। अम्मी को बड़े भाई से ज़्यादा प्यार था। उसे कहती थी कि तुमने ही मेरे दुख ख़त्म करने हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ, तुम्हारे बाप की बातें सुनकर। दिल लगाकर पढ़ाई किया करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। मैं 12 साल की हुई तो अम्मी ने मेरा मोहल्ले में आना जाना बंद कर दिया। बकौल उनके अब मैं बड़ी हो गई थी। उसी दौरान मेरी आंटी माजिदा की अचानक वफ़ात हो गई। हम सब वहाँ पहुँच गए। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। 3 दिन हम वहाँ रहे। वहाँ हमारे मामू माजू भी आए हुए थे। 3 दिन में वो ज़्यादातर हमारे साथ ही रहे। हालांकि ये वफ़ात का मौका था, उनको बाहर मर्दों में बैठना चाहिए था, मगर वो हर वक्त मेरे आगे पीछे ही रहते। बातों बातों में मामू ने मेरे हाथ चूम लिए। कहा तुम्हारे हाथ बड़ी खूबसूरत हैं। मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था। हम लोग वापस आने के लिए तैयार हो रहे थे। मामू माजू कमरे में आ गए और कहा मैं कल आप लोगों के घर आऊँगा, आप लोगों से मिलने का दिल चाहता है। अम्मी ने कहा आज ही आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है, तुम गैरों की बातें क्यों करते हो? मामू माजू बोले नहीं, मैं कल आपके इलाके में किसी काम के लिए आ रहा हूँ। जब भी आपके घर भी चक्कर लगा लूँगा। एक ज़रूरी बात तो मैं बताना भूल ही गई। मामू दुबई से
مسلسل یا 3 فون پر بات کرتے، امی سے بمشکل 10 منٹ بات کرتے، باقی ساری باتیں تو وہ مجھ سے کرتے تھے۔ مجھے کہتے میرا دل نہیں لگتا، پاکستان بڑا یاد آتا ہے۔ کبھی اپنی بیوی کے بارے میں بتاتے تھے کہ اس نے یہ کہا، وہ یہ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوتی کہ ماموں یہ باتیں مجھے کیوں بتاتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ باتیں امی کو نہ بتانا۔ عمر کے جس حصے میں تھی، اکثر لڑکیوں سے ایسی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ دوسرے دن صبح 9 بجے ماموں ہمارے گھر آ گئے۔ ہم ابھی ناشتہ کر رہے تھے۔ ماموں کافی ساری چیزیں میرے لیے بھی لائے، پونی، کلپ، کپڑے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے کمرے میں لے گئے اور ساری چیزیں مجھے دے دیں۔ پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد امی نے آواز دی تو ہم باہر آ گئے۔ باتوں باتوں میں امی نے کہا، ماجو اب ماریا بڑی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ تلاش کرو۔ وہ چھٹی پوری ہو گئی ہے، اگلی دفعہ آؤں گا تو اپنی ماریا کے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کروں گا۔ ماموں تقریباً 2 سال پاکستان آئے تھے۔ کہنے لگے ماریا کو ہمارے پاس بھیج دو، 2-3 دن بعد چھوڑ جائیں گے۔ امی نے کہا میری طبیعت خراب ہے، اس دفعہ رہنے دو، اگلی دفعہ لے جانا۔ وقت گزرتا گیا، میں ماموں ماجو کی باتوں میں آتی گئی۔ جب بھی فون آتا ماموں کہتے کمرے میں جا کر بات کرو۔ میں جلدی سے کمرے میں جاتی۔ اکثر امی ابو کی لڑائی ہو رہی ہوتی۔ ماموں کہتے تمہارے امی ابو ہر وقت لڑتے ہیں، انہیں کچھ سمجھاؤ۔ میں دل ہی دل میں کہتی جب امی ابو کو خود احساس نہیں ہے یا جو مجھے بددعائیں دیتے ہیں وہ میری بات بھلا کیسے مان سکتے ہیں۔ ایک دن امی ابو کی لڑائی عروج پر تھی۔ ہم بہن بھائی خاص کر ان کے نشانے پر تھے۔ ابو کہتے ماریا بڑی ہو گئی ہیں، اس کا خیال رکھا کرو۔ امی کہتی تم گھر پر ہوتے ہو، تم خیال کر لیا کرو۔ یہ باتیں سن کر مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ ایک ایسی ماں ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے یا پھر اسے کچھ اچھا برا بتانا ہے۔ بس امی ابو کے پاس بیٹھے تو یہی گلا کرتی کہ یہ 10 بجے تک سوئی رہتی ہے، گھر کے کام نہیں کرتی، سلائی مشین پر نہیں بیٹھتی۔ خیر کچھ باتیں اپنے پاس سے بنا کر کہتی۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ 2 سال اور گزر گئے۔ ماموں ایک بار پھر پاکستان چھٹی پر آ گئے۔ 1 ہفتے کے بعد ہمارے گھر آئے تو اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے آئے۔ رسمی دعا سلام کے بعد ماموں نماز پڑھنے چلے گئے۔ ان دونوں کے رویے سے لگتا تھا کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ ماموں مجھے جو کچھ اپنی بیوی کے بارے میں بتاتے میں سچ مان لیتی تھی۔ بہرحال مجھے دل سے ان کی بیگم اچھی لگی تھی۔ ایک دن ہمارے پاس رہے، دوسرے دن صبح کا ناشتہ کر کے چلے گئے۔ جاتے جاتے مجھے کہا تیار رہنا، ہم آپ کو لینے آئیں گے۔ امی نے بھی مجھے ان کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ 14 سال کی عمر کو پہنچی تو ہر کسی کا دھیان میری طرف ہو گیا۔ محلے میں دھوم مچ گئی کہ ان کی بیٹی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ محلے کی جو بھی عورت آتی مجھے دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ پتلی کمر، باریک ہونٹ، ناگن سی زلفیں۔ محلے کی لڑکیاں کہتی تمہیں تو کسی امیر کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ گورا چٹا رنگ اور باریک نین نقوش۔ موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ امی سلائی مشین پر بیٹھ کر کام کر رہی تھیں۔ میں کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ امی نے آواز دی، ماریا دیکھو تو فون کس کا ہے؟ میں نے کہا جی امی، اور پھر موبائل کی طرف بڑھ گئی تو دیکھا ماموں ماجو کا نمبر سامنے تھا۔ امی کے پاس موبائل لے کر گئی۔ امی نے کال ریسیو کی اور کچھ باتیں کی۔ اس کے بعد امی نے مجھے آواز دی کہ آؤ آ کر بات کر لو۔ رسمی دعا کے بعد ماموں نے کہا کہ ہم آج آ رہے ہیں، تم ابھی تیار ہو جاؤ، تم نے 3 دن ہمارے پاس رہنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ماموں نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ میں نے الماری سے ریڈ کلر کا ریشمی سوٹ نکالا۔ واش روم سے نہا کر نکلی تو آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے۔ ابھی میں تیار ہو رہی تھی کہ دروازے پر ہارن کی آواز آئی۔ امی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو۔ میں دوڑ کر گئی، دروازہ کھولا تو ماموں ماجو اور ان کی بیگم سامنے کھڑے تھے۔ ماموں نے آتے ہی کہا ماہرہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، موسم پہلے ہی بہت خراب ہے، ایسا نہ ہو کہ راستے میں بارش ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جلدی سے تیار ہوئی، ہلکا سا میک اپ کیا، امی کو گلے لگا کر ملی، ابو کو ملی،
छोटा भाई घर में नहीं था, उनसे ना मिल सकी। मामू ने कहा कि 3 दिन बाद वापस छोड़ जाऊंगा। अम्मी ने भी कुछ ना कहा। फिर हम लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर मामू के घर की जानब रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह पर ब्रेक लगाई। मामू माजू ने हमें फ्रूट चाट लेकर दी। हमने खूब मज़े लेकर खाई। शाम 4 बजे हम लोग घर पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर मुझे घर की याद आने लगी। मामू कहने लगे, परेशान ना हो, हम तुम्हें जल्दी घर छोड़ाएंगे। रात का खाना हमने सब इकट्ठे खाया। मैंने ना चाहते हुए भी 2-3 नवाले खाए। खाना खाने के दौरान मामू ने कहा कि आज मैंने कहीं काम से जाना है, इसलिए रात को शायद मैं घर वापस ना आ सकूं। तुम अपनी ममानी के कमरे में ही सो जाना। मैंने कहा ठीक है मामू, जैसा आप कहेंगे। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मैं मामू के कमरे में चली गई। ममानी भी सोने की तैयारी कर रही थी। घर में और कोई नहीं था। हम दोनों सो गए। उस रात क्या हुआ, मैं कैसे कैसे लुटी, मैं कुछ भी बताना नहीं चाहती। 3 दिन बाद मामू ने कहा तैयार हो जाओ, तो मैं घर छोड़ आऊँ। मेरी समझ में ना आता था कि माँ बाप को कैसे मुंह लगाऊंगी। सारे रास्ते कोई बात ना हुई। दरवाज़ा अम्मी ने खोला। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। जी भर कर रोई। इतना रोई कि अम्मी ने कहा, मारिया अब घर आ गई है तो रो क्यों रही है। मैं अम्मी को कैसे समझाती, तुम्हारी बेटी घर तो आ गई है, पर तुम्हारे भाई ने वहशी दरिंदा बनकर उसकी इज्जत गंवा दी, पैरों तले रोन दिया है। तुम्हारे कज़न ने तुम्हारी बेटी का वो हशर किया है। वापस आते हुए मामू ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर तुमने अपने अम्मी या अब्बू को कुछ भी बताया तो तुम्हारे घर वालों को ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा कि सारी उम्र तुम याद रखोगी। मामू मुझे छोड़कर फौरन वापस चले गए। मैंने दिल में कहा, अम्मी तुम्हारी तमाम बद्दुआएं कबूल हो गईं, लेकिन दिल की बात जुबान पर ना ला सकी। बस यही कहा कि मामू के घर वक्त बहुत अच्छा गुजरा। उसके बाद मामू माजू जब भी फ़ोन पर बात करते मुझसे बात ही ना करते। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 2 साल का अरसा यूं ही बीत गया। इतवार का दिन था। मोबाइल पर कॉल आई। अम्मी ने कॉल सुनी तो कॉल करने वाला उनका छोटा कज़न यानी माजू का छोटा भाई था। उसने बताया कि माजू मामू को पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं। आज वो कैरी डब्बे में वापस जा रहे थे कि एक मोटरसाइकिल पर अचानक ही गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी को आग लग गई। माजिद के जिस्म को ऐसी आग लगी कि मौके पर ही जान बहक हो गया। बाजी आपको आज इतला दे रहा हूँ, 3 बजे उसका जनाजा है, आ जाइएगा। मैंने अम्मी से पूछा किसका फ़ोन था। अम्मी बोली माजिद की गाड़ी को आग लग गई, वो जिंदा जल गया है। फ़ौरन ही मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं दौड़कर कमरे में गई, अल्लाह के कलाम को सीने से लगाया और कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने दुनिया में ही मुझे इंसाफ दे दिया। अम्मी ने पूछा, तुम्हें मामू की वफ़ात का कोई दुख नहीं हुआ? मैंने कहा, अम्मी जान दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन हमने भी तो इस दुनिया से रुखसत ही होना है। खैर हमने मामू की लाश देखी तो अल्लाह याद आया। 6 फुट का जवान जलकर राख हो चुका था। वहाँ के लोगों ने बताया आखिरी वक्त में चीख चीख कर माफ़िया मांग रहा था। मेरे ख्याल में उसने जो कुछ मेरे साथ किया था, मेरी माँ के भरोसे का खून किया था, और फिर कुदरत ने उसका वो बदला लिया कि वो आखिरी वक्त में मुझसे माफ़ी ना मांग सका। आज तक मेरा उसे माफ़ करने का दिल नहीं चाहता। आप क्या कहते हैं, क्या मरे हुए इंसान को माफ़ कर देना चाहिए या फिर उसे उसकी सज़ा मिलते रहना चाहिए? अगली इखलाकी सबक आमोज़ कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।